You're watching Morning Pulse on Onbud TV. In the Rajya Sabha, Union Minister JP Nadda expressed satisfaction that over 80 MPs participated in a two-day discussion on Vande Mataram. Nadda noted that the debate offered valuable insight for the younger generation, which has only read about freedom struggle in history books, and said that such discussions can inspire future generations. He described Vande Mataram as a mantra that awakens the nation's soul, symbolizes a national renaissance, and serves as a call to rebuild the country. Nadda added that it connects people with India's culture, roots, and motivates collective national spirit. ये ऐतिहासिक पल की घड़ी है जब हम इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले 2 दिनों में लगभग 80 से ज्यादा हमारे सांसदों ने वंदे मातरम पर अपने वक्तव्य दिए हैं। यह बताता है कि यह विषय कितना समसामयिक है, कितना रेलेवेंट है और कितना हम सब लोगों के लिए दिल से जुड़ा हुआ है। इस बहस, इस चर्चा से एक बात और हम सबको ध्यान में आती है कि हम वंदे मातरम पर चर्चा करते हुए आज की युवा पीढ़ी, जिन्होंने वह आजादी की लड़ाई नहीं देखी, जिन्होंने सिर्फ आजादी के बारे में इतिहास के पन्नों में पढ़ा है, उनको भी वह जानकारी बहुत गहराई से इस चर्चा के माध्यम से मिलने वाली है, जो युवा पीढ़ी को भी आने वाले समय में प्रेरित करेगी। जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो हम यह मानते हैं कि यह देश की आत्मा को जगाने का मंत्र है। हम ये मानते हैं कि यह राष्ट्र का पुनर्जागरण है और हम यह भी मानते हैं कि यह राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक तरीके से आह्वान है। और इसलिए यह मंत्र हम सब लोगों को प्रेरित भी करता है और हमारे को अपनी संस्कृति से जोड़ने का सुअवसर भी देता है और उसके लिए प्रेरणा भी देता है। हमारी संस्कृति, गौरवमय संस्कृति, उसके प्रति इस गीत से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसा हम देखते हैं। यह गीत इतिहास के बहुत सी घटनाओं का साक्षी है, जो घटनाएं आजादी के समय घटी, और ये वंदे मातरम का मंत्र उन सबको ऊर्जा देता हुआ उस आजादी के आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में इसने ऊर्जा का काम किया है, यह भी हम सब लोग जानते हैं। वंदे मातरम एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक प्रण है, एक संकल्प है। यह मां भारती की साधना है, यह मां भारती की सेवा है और यह मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम से जो भाव पैदा होते हैं, वह भाव, जो इमोशंस पैदा होते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड इन वर्ड्स। उसे शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। यह एक आजादी का जज्बा भी देता है और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम सबको प्रेरित भी करता है। इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें ध्यान में आता है कि 1875 when the Britishers हमारे ऊपर अपना नेशनल एंथम थोपना चाहते थे और वह हर स्कूल में, हर जगह गॉड सेव द क्वीन, इस धुन को वो प्रतिपादित करना चाहते थे, वो यहां पर लाना चाहते थे। उस समय हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जिन्हें हम बंकिम बाबू के नाम से जानते हैं, उन्होंने देश को वंदे मातरम का गीत दिया और यह वंदे मातरम का गीत एक तरीके से लाइटनिंग इफेक्ट इसने किया, जो सदियों से हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति पर, हमारी आजादी पर जो कुठाराघात किया जा रहा था, उसको जागृत करने का काम किया, तो इस वंदे मातरम गीत ने किया। यह हमको ध्यान रखना चाहिए।
Reacting on Nada's remark over the Vande Mataram, Congress MP Dipendra Singh Hooda said that the historical record do not support a BJP's claim, asserting instead that Muhammad Ali Jinnah had once alleged that the Congress betrayed Muslims by accepting Vande Mataram. He recalled that Jawaharlal Nehru had strongly defended the song at the time, calling it one of the most patriotic compositions, which is why the Congress accorded it national status. भाजपा अध्यक्ष ने जो कहा राष्ट्रगीत को लेकर, वो इतिहास उसकी गवाही नहीं देता। इतिहास तो इस बात की गवाही देता है जब 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार करके कांग्रेस की पार्टी ने मुसलमानों के साथ धोखा दिया है और कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी रह गई है, ये जिन्ना ने कहा। तो जिन्ना का करारा जवाब केवल दिया तो नेहरू जी ने दिया और कहा कि इससे बड़ा देशभक्ति का गीत कोई नहीं है, इसीलिए हमने इसको राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारा है कांग्रेस ने। उस समय जो सत्तारूढ़ दल के संबंध से जुड़ी हुई कई ऐसी इनकी पैतृक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उन संगठनों की तरफ से ना तो जिन्ना के विरोध में कुछ कहा गया और ना ही जिन्ना के स्टैंड का स्पष्ट रूप से कोई ऐसा इस पे कहा गया, और वो तो स्वयं अपने अलग गीत गा रहे थे, उस समय वंदे मातरम नहीं गा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब अंग्रेजों के काल में अंग्रेज और जिन्ना गांधी और नेहरू से भयभीत रहते थे, और अब आजकल बीजेपी सरकार भयभीत रहती है, जो बीजेपी सरकार नेहरू से बाहर नहीं निकल पा रही। After Kerala, the Election Commission of India on Thursday extended the deadlines for special intensive revision of electoral rolls in 5 states and 1 union territory. Per the revised schedule, the enumeration period for Tamil Nadu and Gujarat has been extended to December 14, with the draft roll to be published on December 19. The enumeration period for Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Andaman and Nicobar Islands will end on December 18, with the draft rolls on December 23. Uttar Pradesh received an extension of 15 days, with the enumeration period ending on December 26 and draft rolls to be published on December 31, ECI said in a press note. In the earlier schedule, the enumeration period for these 6 states and UTs was until December 11, and the draft electoral roll was published on December 16. The enumeration period of Goa, Puducherry, Lakshadweep, Rajasthan and West Bengal will end today, and the draft rolls will be published on December 16. A bench led by the CJI Surat Khan issued an order on certain pleas filed by political parties in Kerala that challenged the SIR process, alleging it impedes ongoing local body elections in the state. Goa Chief Minister Pramod Sawant said the government is committed to ensuring justice for the 25 people who died in a recent club fire incident, stressing that the owners, the Luthra brothers, will be put behind bars. He said the 6 individuals have already been arrested, while 3 officials were suspended as part of the fast-tracked investigation. Sawant added that one of the 3 club owners was arrested in Delhi and a lookout circular was issued for the remaining 2. The regional passport office was also directed to cancel the passports. According to the Chief Minister, with assistance from the Ministry of External Affairs and the Union Home Minister, the Luthra brothers were detained in Thailand. Teams from Goa and central agencies will bring them back to Goa to face legal action. गोवा में ट्रैजिक फायर इंसिडेंट के बाद हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया, 3 लोगों को सस्पेंड किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक तरह से हम चला रहे थे। जो एक्चुअल क्लब के ओनर 3 लोग थे, उसमें से एक को दिल्ली में ही अरेस्ट किया। उसके बाद यानी तुरंत उसी दिन भागने वाले उसके जो 2 ओनर थे, इसके लिए हमने उसी दिन LOC खोली और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए कहा। हमारी गोवा पुलिस की पूरी टीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी सेंट्रल एजेंसीज, हमने जब सेंट्रल एजेंसीज को रिक्वेस्ट किया, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनको रिक्वेस्ट करने के बाद उनके हेल्प से उनको आज सुबह थाईलैंड यहाँ पे डिटेन किया है। मैं सही में यानी विद इन द 4 डेज इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई भागता है, उनको फास्ट ट्रैक तरीके से उनको डिटेन करने की पहली बार इस तरह से उनको डिटेन किया है। हमारी गोवा की टीम और सेंट्रल एजेंसीज के टीम के द्वारा यानी वहाँ से जो डिटेन किए दोनों जो क्लब ओनर्स हैं, उनको वो गोवा में लाएंगे। जो मैंने खुद होके कहा था कि उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम बिहाइंड द बार्स उनको डालेंगे, और इसीलिए उनको बहुत ही जल्दी हम गोवा में लेके आएंगे और इनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई जो कानून की तरफ से करना है, वो सख्त कार्रवाई करेंगे। यानी आज भी हम कहते हैं कि मैं फास्ट ट्रैक तरीके से इस तरह से पुलिस
और सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम ने काम किया है। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी एजेंसीज की, उनके सहकार्य से इट इज़ पॉसिबल हुआ। जितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ और बाकी जो लोग बचे हैं उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुझे लगता है कि जो 25 लोगों की जो मौत है उनको न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। In a major development, the National Human Rights Commission has ordered a fresh inquiry into allegations of the continued denial of safe passage along with National Highway 2 in Manipur's Kangkokpi district, a crucial lifeline that has remained obstructed, causing severe humanitarian and economic distress. Acting on the complaint filed at the Assam, Roshan Singh, the NHRC noted that the blockade has led to critical shortages of essential goods and significant hardships for valley residents. The petition also flagged a major security lapse, citing the March 2024 attacks on former RIMS medical superintendent of Dr. Yankom Mohan Singh and his team despite travelling under official escort. The commission pointed out that the earlier police report wrongly attributed the incident to Imphal West district while the attack actually took place in Kangkokpi. It has now directed the district magistrate and superintendent of police Kangkokpi to conduct a fresh inquiry and submit an action taken report within 2 weeks with all documents to be uploaded via the HRC net portal. A full report is expected by January 4, 2026. The petition underscores humanitarian crisis triggered by the prolonged NH2 blockade, highlighting violations of fundamental rights, the breakdown of law and order, and the severe impact on patients, students, leaders, traitors, and daily wage earners. It also seeks interim relief in the form of subsidized emergency airfare for civilians forced to travel by air due to the road closure, and calls for immediate restoration of constitutional order and safe movement through the highway. Nestle India's new chairman and managing director said the FMCG major Nestle India is amplifying focus on technology with a customer-centric approach, and the company expects a healthy volume growth in locations where it is setting up new factories. I think first thing is my only aggression would be how to serve our consumers, and I think that all of us owe it to be aggressive in every aspect of trying to meet the needs of our consumers. There is no two way about it. But in terms of, if I take a step back in terms of priorities, Nestle India is on a very strong wicket. I mean, we've been around for 113 years, so you can sense the longevity of the brands and the organization. And we have like more than 8,500 awesome employees, more than 30,000 partners. Large manufacturing setups in 9 places and the 10th one coming up. So it's a very large infrastructure and it served us really, really well. I am not looking at any dramatic shift in strategic priorities, just repeating, I think for the first one, and I'll say this time and again, and I repeat it, we need to continue to be obsessed with our consumers. Yeah, that is priority one. It's always been there and we have to keep on repeating that to ourselves. Whatever we do, consumer first, yeah, and everything else follows. And it's true for any part of the organization, whether it's me, my manufacturing colleagues, sales colleagues, marketing colleagues, does not make a difference. And it can sort of manifest in various ways. Today, everyone talks about the fact that, and it's true, that there is no one India, there is no X number of states. There are so many micro segments of consumers that you have to address to all of their needs. It's easy to say it, but you have to make sure your whole organization is able to do it at the right cost. So that's one. Second, it's all about how many more meals my consumer has. Yeah, it's not about growth from value, it's about growth from volume. Yeah, so how many more people have Maggi, taste my coffee, have Kit Kat. Yeah, so volume-led growth is super important. Third is something which is I am trying to accelerate, which I touched upon earlier. If you look at coffee, we are a tea drinking country, yeah. But if you went to an office in Gurgaon, probably 50% of people drink coffee now. So it's picking up. If you took something like Maggi noodles, the penetration in urban, monthly penetration would be 20%. Yeah. So there is so much of headroom for growth. Now to drive that growth, I need to invest behind the brands. Yeah, the Excel sheet is one part, but the magic happens when the consumer gets to know your brand, experience your brand, whether it's pricing, whether it's advertising. And for that, I need fuel. Yeah. One way to say is I'll grow fast, but my margins get compromised. That's an easier way. The better way to do it is I'll grow fast, I'll maintain margins, but I'll drive efficiency and optimization in my operations. And that's the role of technology.
I want to use technology to drive that efficiency, that optimization, and the money we save, we reinvest to serve our consumers behind advertising, pricing, new products. That's the. After BJP MP Anurag Thakur accused the Trinamool Congress MP of smoking an e-cigarette inside Parliament, BJP National Spokesperson Siddharth Poonawalla on Thursday demanded a TMC take action against the MP who lowered the dignity of the House and Constitution. Siddharth Poonawalla, without naming the TMC MP, emphasized the incident earlier flagged by Anurag Thakur to Lok Sabha Speaker Om Birla, mentioning that even the possession of e-cigarettes is completely banned in the country. और आज हमने देखा है कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसके बारे में माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी ने सदन को और स्पीकर को अवगत कराया। जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में ई सिगरेट्स 2019 से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन ई सिगरेट्स इन द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि सेल, परचेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज रखना, ये सब कुछ प्रतिबंधित है 2019 के कानून के तहत। और आपको यह भी पता है कि सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के तहत पब्लिकली स्मोक करना भी अलाउड नहीं है। खास करके ऐसी चीजों का सेवन, ऐसी चीजों का यूज पार्लियामेंट्री प्रेमाइसेस में और पार्लियामेंट हाउस के अंदर तो पूर्ण तरीके से पार्लियामेंट के रूल्स के तहत भी वर्जित है। केवल लीगल रूल्स के तहत नहीं, मॉरलिटी के हिसाब से भी, नैतिकता के हिसाब से भी पार्लियामेंट, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, वहां पर ई सिगरेट लाना ये तो कानून के खिलाफ है। आप कानून के रक्षक है तो कानून के भक्षक पार्लियामेंट में कैसे बन सकते हैं? उसको कंज्यूम करना तो पार्लियामेंट के रूल्स के खिलाफ है कि आप पार्लियामेंट की इस प्रकार से तौहीन नहीं कर सकते। पब्लिकली स्मोक करना ये तो कानून है देश का, नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में तो कतई नहीं कर सकते, हाउस के अंदर तो कतई नहीं कर सकते। पर इन तीनों चीजों का उल्लंघन टीएमसी के एक सांसद करते हैं। और इसी के बारे में बड़े दुख के साथ, बड़े दर्द के साथ अनुराग ठाकुर जी ने स्पीकर को अवगत कराया, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्पीकर ने भी कहा कि यह पूर्ण तरीके से गलत है, इसके ऊपर पूर्ण जांच होगी, इन्वेस्टिगेट होगा। पार्लियामेंट तो ऐसी जगह जहां पर सीसीटीवी फुल कवरेज होता ही है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कार्य। Minister Prahlad Joshi on Thursday reached the Parliament driving a car powered by hydrogen. Upon reaching the premises, the Union Minister said the MOU has been signed today between Toyota Kirloskar and National Institute of Solar Energy. This car, Mirai, has been developed by Toyota. The word Mirai means future. The vehicle is a zero-emission vehicle and is noise-free. This car is powered by hydrogen and only emits water vapor. गाड़ी ले लेगा दूसरा। सर भाई कैमरा आगे मत लेके जाओ प्लीज। सर गाड़ी के आगे भी मत आओ। सर बाहर निकलने तो भाई। हाँ हम बाहर निकल रहे हैं जी। पीछे दो पीछे दो। इधर आ जाओ इधर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर गाड़ी चला कर आए, क्या बात है, क्या खासियत है सर? ये जो कार मैंने ड्राइव करके आया हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं फिर रिपीट करता हूँ, आज जो मैं इस कार ड्राइव के आया हूँ, ये हाइड्रोजन कार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, नेतृत्व में जो ग्रीन हाइड्रोजन का एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, इसका मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, साइट प्रोग्राम, ये सब करके जो 24,000 करोड़ उन्होंने पीएलआई के द्वारा जो दिया है, वो पीएलआई का द्वारा में जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसके कारण आज देश में हाइड्रोजन का, ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन फ्यूल का
एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू हुआ है। आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी और हमारे नाइस, हमारे डिपार्टमेंट का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी आज MOU साइन किया है। ये टोयोटा ने जो डेवलप किया है मिराई, ये मिराई मीन्स जापानीज भाषा में फ्यूचर है। एक टोयोटा आप सब लोग जानते हैं जापानीज कंपनी है। इन लोगों ने हाइड्रोजन आधारित फ्यूल के द्वारा व्हीकल चलाने के लिए ये नया गाड़ी विथ ऑल इम्प्रूवमेंट्स आज फिर से उन्होंने लॉन्च किया है। इसको भारत के टेरेन में, भारत के अलग अलग वेदर में, ठंड में, धूप में, बारिश में, अलग अलग टेरेन में ये कैसे चलता है, ये सब स्टडी करने के लिए नाइस के साथ आज किर्लोस्कर मोटर इसको इवैल्यूएट करने के लिए, फर्दर रिसर्च करने के लिए एक आज MOU हुआ है और ये गाड़ी हमको वो हैंडओवर किया है। इसीलिए दिस व्हीकल, ये सीइंग इन द फ्रंट आप देख सकते हैं, ये 0 एमिशन व्हीकल है। इसमें जो नॉइस आता है शब्द, वो भी बिल्कुल 100% नील है। आपको पता भी नहीं चलता है गाड़ी बंद है या शुरू है। नॉट ओनली अबाउट द एमिशन, इट इज इवन as far as noise is also noise free vehicle है। Under National Green Hydrogen Mission, this is being done now। The zero emission vehicle is powered by hydrogen and emits only water। कोई धूप, ये क्या बोलता है, धुआं नहीं रहता है, तो only water, it emits only water vapor। The car uses fuel cell stack where the hydrogen reacts with the oxygen to generate the electricity on board, and it is ideal for the commercial and heavy duty application। Under Prime Minister Modi ji's guidance, National Green Hydrogen Mission positioned India as a major global producer and user of the green hydrogen। Car supports fast refueling। Within 3 to 5 minutes, this vehicle will be refueled। Currently, India has 4 hydrogen refueling stations commissioned, 3 under commissioning and 8 sanctioned as a pilot and R&D stages। That's all we have for now. Keep watching on YouTube.